बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ओवरहेड्स में आज हम लोगों ने डिस्कशन करनी है ओवर और अंडर अप्लाइड या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। हमारे पास ना एक्चुअल ओवरहेड्स कुछ और होते हैं जिसका पता हमें चलता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हुए हैं। जो हम लोग ओ ए आर कैलकुलेट करते हैं ना, वो होता है एक एस्टिमेटेड रेट, और वो हम लोग एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड लेते हैं। हमारे पास उसके लिए बजटेड ओवरहेड यूज कर रहे होते हैं। जो एक्टिविटी लेवल है वो भी हमारे पास एक एस्टिमेटेड एक्टिविटी लेवल होता है। ओ ए आर को मल्टीप्लाई किया जाता है एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के साथ, तो हमारे पास आते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। कैसे आएंगे? जब ओ ए आर को ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के साथ, वो नंबर ऑफ यूनिट्स भी हो सकते हैं, वो मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, वो लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, जो भी हो, जब उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट कहलाता है हमारे पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। अब हमारे पास ना दो किस्म के ओवरहेड्स आते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड। एक वो जो हमारे पास एक्चुअल हैं, एक्चुअल ओवरहेड। एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको पता चल जाएंगे कि आपके टोटल एक्सपेंसेस हुए कितने हैं। फिर ड्यूरिंग द ईयर कुछ ओवरहेड्स आप लोगों ने चार्ज किया होता है प्रोडक्शन वगैरह को। वो आप लोग कैसे चार्ज करते हैं? वो आप लोग करते हैं ओ ए आर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल मशीन आवर्स, एक्चुअल लेबर आवर्स, उनके साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो रिजल्ट होता है ना, इसे कहा जाता है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। इनको क्या कहते हैं? एब्जॉर्ब्ड या अप्लाइड ओवरहेड। ये दो वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं। अब दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि हम सपोज करें कि मेरे एक्चुअल ओवरहेड हुए 100 के, जबकि मैंने जो एब्जॉर्ब किए हैं वो किए हैं 80 के। एब्जॉर्ब से मुराद है कि कॉस्ट ऑफ यूनिट्स का जो मैंने पार्ट बनाया है प्रोडक्शन यूनिट के अंदर जो मैं लेकर गया हूं वो मैं 80 लेकर गया हूं, लेकिन इन एक्चुअल हुए कितने? 100 के। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो रिजल्ट मिलेगा 20 का अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड मिलेंगे। क्या आप लोगों ने कम चार्ज किए हुए हैं, आपको ज्यादा चार्ज करने चाहिए थे, जबकि आपने कम चार्ज किए हुए हैं, तो आपने अपने ओवरहेड्स को अंडर एब्जॉर्ब्ड किया हुआ है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि एक्चुअल 100 के हुए, लेकिन आप लोगों ने जो एब्जॉर्ब कर दिए हैं वो 120 के कर दिए हैं। अब अगर आप लोग देखें, चार्ज करना चाहिए था एक्सपेंस 100 का, लेकिन हमने चार्ज किया 120 का, तो जैसे ही एक्चुअल में से एब्जॉर्ब्ड को हम लोग माइनस करते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा नेगेटिव की फॉर्म के अंदर। ये कहलाएगा ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। ऑलराइट, तो यहां पर आएंगे अंडर, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। ये बात क्लियर हुई? ओ ए आर कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड एक्टिविटी लेवल। ओ ए आर कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड बेस, जो भी आप लोगों की हो। लेकिन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को कैलकुलेट किया जाता है ओ ए आर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। ये बात समझ आ गई है? इन दोनों का डिफरेंस ओवर और अंडर अप्लॉयड ओवरहेड बन जाता है। अब ये सारी स्टोरी यहां पर मेंशन है। अब इसको अकाउंट पर किस तरह से करना है, इसके लिए अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने इंट्रो टू अकाउंटिंग में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब पढ़ा था, तो वहां पर एक छोटा सा ये पॉइंट आया था। तो वहां पर हमें ये कहा गया था कि हम लोगों ने ना एफ का एक अकाउंट बनाया था। ये देखो,
फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसका एक अकाउंट हमने बनाया। जो एक्चुअल ओवरहेड्स होते हैं ना वो तो हमने पे कर दिए होते हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री हमारे पास क्या बनती है, FOH अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो यहां पर जो आपके पास ओवरहेड आते हैं ये होते हैं एक्चुअल। ये कौन से हैं, एक्चुअल। अब आप लोगों ने ना अपने ओवरहेड्स को वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बनाना होता है ड्यूरिंग द ईयर, एम आई राइट। देखो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के साथ वर्क इन प्रोसेस में और कौन सी चीज जा रही है आपके पास। अब बात ये आती है भाई FOH वर्क इन प्रोसेस को कितने चार्ज करें। तो ये जो हम लोग चार्ज क्या करते थे ना ड्यूरिंग द पीरियड, ये हमारे पास जाते हैं हमारे अप्लाइड ओवरहेड, अप्लाइड या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। और ये कैसे आते हैं हमारे पास, OAR जो हम लोगों ने एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड डिटरमिन किया हुआ होता है, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्चुअल एक्टिविटी लेवल या एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल मशीन और या एक्चुअल लेबर और जो भी बेस होगी, उससे जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली अमाउंट जाके हम लोग चार्ज कर दिया करते हैं वर्क इन प्रोसेस को। आपको मेरी ये बात समझ आ गई है कि वर्क इन प्रोसेस में जाते हैं अप्लाइड या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, जबकि वर्क FOH की डेबिट साइड पर हमेशा एक्चुअल ओवरहेड्स लिखे जाएंगे। जब अकाउंटिंग ईयर का एंड होता है ना हमारे पास, तब हम लोगों ने देखना होता है इन दोनों का डिफरेंस। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने हमें ये कहा था कि सपोज अगर यहां पर वैल्यू है आपके पास 100 की, जहां पर आप लोग अभी चार्ज कर चुके हो 80, तो आपके पास अंडर एप्लॉयड आ गया। अगर अंडर एप्लॉयड ओवरहेड है तो इसके लिए हमें कहा गया था कि रिमेनिंग जो 20 रुपीज हैं ये जाके चार्ज कर देना कॉस्ट ऑफ सेल, वर्क इन प्रोसेस में ना लेकर आना, इसको जाके चार्ज कर देना कॉस्ट ऑफ सेल को। ये हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने कहा था जब वहां पर हम लोगों ने इसको पढ़ा था। कॉस्ट अकाउंटिंग कहती है कि दो मेथड्स हैं, कि या तो आप इसको अपनी प्रोडक्शन का पार्ट बना लो, मतलब वर्क इन प्रोसेस में भेज दो, या फिर कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज कर दो, दोनों में से कोई सा एक। ओके, दोनों में से दोनों मेथड हैं, दोनों में से कोई सा एक कर लो। तो ये कभी उसको प्रोडक्ट मैक्सिमम कॉस्ट अकाउंटिंग इसको अपनी प्रोडक्शन का पार्ट बना देता है और वो उसको कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं लेके जाता। आप उसको कॉस्ट ऑफ सेल में भी लेकर जा सकते हैं। अब अगर सपोज यहां पर उलट होता तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू है ये दूसरी साइड पे मूव कर जाती, कि अगर यहां पर मेरे पास 120 आ जाए तो बैलेंसिंग वैल्यू इधर, तो ये इधर कॉस्ट ऑफ सेल में चली जाएंगी। बात क्लियर हो गई। ये है ओवर एब्जॉर्ब। और जब यहां पर था तो यहां पर था, तो अंडर एब्जॉर्ब की जर्नल एंट्री आपको क्या नजर आ रही है, अंडर एब्जॉर्ब की जर्नल एंट्री क्या नजर आ रही है, अंडर एब्जॉर्ब कोई चीज नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट FOH क्रेडिट। और ओवर एब्जॉर्ब की जर्नल एंट्री क्या नजर आ रही है, FOH डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। ऑल राइट, ऑल राइट, कोई इशू। अच्छा अब यहां पे जरा पढ़ो। अब जरा इस पैसेज को पढ़ना है कि आप लोगों को ये वाला पैसेज समझ आया है विद बॉक्स। हाँ जी, कोई इशू, क्या ये बातें समझ आ गई। बिल्कुल वही कुछ लिखा हुआ था जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अच्छा अब ये जो बॉक्स में लिखा हुआ था ये भी क्लियर हो गया सब बच्चों को, कि अगर हमारे पास आपने कंपैरिजन कैसे करना है, एक्चुअल और उसका कंपैरिजन करना है आप लोगों ने एब्जॉर्ब्ड या अप्लाइड ओवरहेड के साथ। तो वैल्यूज इक्वल आ जाए फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना। बस इससे पहले हम लोग जितने भी क्वेश्चन करते रहे ना वहां पर हमारी यही अजम्पशन होती थी कि जितने एक्चुअल हैं उतने ही हमारे पास एब्जॉर्ब है, तो कोई अंडर या ओवर का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो हमने डिस्कस भी नहीं किया था। लेकिन जब इनमें डिफरेंस आएगा तो या तो अंडर एब्जॉर्ब होंगे या फिर ओवर एब्जॉर्ब होंगे। तो उसने आपको बता दिया कि ओवर एब्जॉर्ब कब होंगे, जब हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इज लेस देन द कॉस्ट अप्लाइड टू द प्रोडक्शन। और अंडर एप्लॉयड हमारे पास कब आ जाएंगे, जब एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इज
ग्रेटर देन द कॉस्ट अप्लाई टू द प्रोडक्शन, तब आप लोगों के पास अंडर अप्लाइड आएंगे। कोई इशू यहां तक? अच्छा, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, उसके लिए अब आपके पास दो मेथड्स हैं। क्या कि या तो आप उसको पीरियड कॉस्ट कंसीडर कर लो, उसको पीरियड कॉस्ट कंसीडर करो और चार्ज कर दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। अब आपको याद है कि हमने कहा था कि जो पीरियड कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती, वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाती है। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हम इसको कहां पे चार्ज करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल में। या फिर इसको प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बना दो। तो जब प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनाओगे तो इसको आकर अपने एफओएच में ही शामिल करो, ओके, और वर्क इन प्रोसेस के अंदर लेके जाओ, तो फिर आपकी इन्वेंट्री का भी वो पार्ट बन जाएगी। बात क्लियर हो गई? कोई इशू? अच्छा, अभी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोगों ने सॉल्व करनी है एग्जांपल नंबर 14। अब यहां पर देखो तो उसने कह दिया कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस इट इज ऑफन क्लोज्ड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम इसको पीरियड कॉस्ट कंसीडर करते हैं, और अंडर एब्जॉर्ब है या ओवर एब्जॉर्ब है हम किसको एडजस्ट करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल को। बात क्लियर? अब क्वेश्चन देखें जरा। हमारे पास ए बी एंड सी तीन डिपार्टमेंट्स हैं। तीनों के लिए सबसे पहले बजटेड इंफॉर्मेशन आपको दी। क्या आपके पास बजटेड मटेरियल कॉस्ट कितनी है, बजटेड लेबर आवर्स कितने हैं, बजटेड मशीन आवर्स आप लोगों के पास कितने हैं, ये बताने के बाद आए एक्चुअल के पास। तीनों प्रोडक्ट्स के तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए एक्चुअल डाटा प्रोवाइड किया। अब अगर आप लोग यहां पर देखो ना मटेरियल को, मटेरियल में कोई चेंज नहीं है। एक्चुअल और बजटेड मटेरियल में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। लेकिन लेबर आवर्स हमने डिपार्टमेंट ए के लिए एस्टिमेट किए थे कि 200 लेबर आवर्स होंगे, लेकिन लगे कितने? 220। डिपार्टमेंट बी के लिए 500, लेकिन 530 पे गए। इसी तरह डिपार्टमेंट सी 250, लेकिन यूज कितने हुए इन एक्चुअल? 240। सेम केस विद मशीन आवर्स। आपको डाटा समझ आ गया होगा। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? कहते हैं ए एल प्रोड्यूस्ड 3.57 मिलियन यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड। तो भाई तीनों डिपार्टमेंट्स ने मिलके ही बनाए होंगे ना। इन टोटल उन्होंने प्रोडक्शन कितनी की? 3.57 मिलियंस की। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं बजटेड लेबर रेट पर, और जो मतलब हम लोग अपनी लेबर को पे कर रहे हैं वो कितने रुपीस हैं? 120। ये हम लोग अपनी लेबर को पे करते हैं। तो ऐसा नहीं है जैसे मटेरियल की कॉस्ट दे दी प्लस इसकी मदद से लेबर कॉस्ट को डिटरमिन करूंगा, तो मेरे पास प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। अब इसका ओएच से तो कोई ताल्लुक नहीं है, एफओएच से भी कोई ताल्लुक नहीं है, ओएआर भी किससे भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना ऐसा। ये आ गई आपके पास एक किस्म की आपकी प्राइम कॉस्ट। भाई प्राइम कॉस्ट यूनिट कॉस्ट का पार्ट बनती है। प्राइम कॉस्ट यूनिट कॉस्ट का पार्ट बनती है। जब आपने किसी भी प्रोडक्ट के यूनिट्स के बारे में बात करनी हो ना, तब आप लोगों ने प्राइम कॉस्ट को भी उसमें शामिल करना है। अब यहां तक आपके पास आएगी आपकी प्राइम कॉस्ट। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं ओवरहेड्स। अब यहां से ओवरहेड्स की स्टोरी शुरू हुई। क्या कहते हैं? डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड्स कहते हैं बजटेड हमारे पास कितने हैं? ये तो डायरेक्टली ही हमें बता दिया कि डिपार्टमेंट ए का बजटेड ओवरहेड हमारे पास है 5 मिलियन। फिर क्या कहते हैं? डिपार्टमेंट बी के बजटेड ओवरहेड कितने आएंगे? 15% ऑफ। तो क्या हम लोग लेबर कॉस्ट डिटरमिन कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं लेबर कॉस्ट को? देखो अभी बात हो रही है बजटेड की, तो जो लेबर आर आपने पिक करनी है डिपार्टमेंट बी के लिए वो भी बजटेड 530 नहीं पिक करना। अच्छा, ये तो लेबर आवर्स हैं, तो इनसे लेबर कॉस्ट हमारे पास कैसे आएगी? मल्टीप्लाइड बाय, तो ये है लेबर कॉस्ट। ऑल राइट, पर आवर हमारे पास 120 रुपीज थे। इस लेबर कॉस्ट का 15%, तो ये आ जाएगी आपके पास बजटेड ओवरहेड फॉर डिपार्टमेंट बी। क्या आपको मेरी बात समझ आई? सब बच्चों को क्लियर? अच्छा नेक्स्ट देखें।
डिपार्टमेंट सी के लिए क्या कहते हैं, 5% ऑफ। और प्राइम कॉस्ट कैसे आएगी, देखो अभी भी बात हो रही है बजटेड की, ओवरहेड बजटेड की बात हो रही है, तो हम लोग बजट्स में ही रहेंगे। क्या प्राइम कॉस्ट कैसे आएगी, लेबर कॉस्ट, ये इन मिलियंस है, मिलियन प्लस लेबर कॉस्ट। और लेबर कॉस्ट कैसे आएगी, 250,000 मल्टीप्लाइड बाय 120, यहां से लेबर कॉस्ट, और इस सारी अमाउंट का ये बनेगी आपकी ओवरहेड फॉर डिपार्टमेंट सी। आपको यहां तक की बात क्लियर है, कैलकुलेट करके बताना। डिपार्टमेंट ए के लिए आ गए इन टोटल 5 मिलियन, वो उसने बता दिया थे कि ओवरहेड 5 मिलियन ही होंगे। डिपार्टमेंट बी के लिए मुझे बजटेड ओवरहेड बताएं, अमाउंट इन अमाउंट्स, एग्जैक्ट 9 मिलियन। अच्छा, ये जो अमाउंट हमने फाइंड की थी, तो ना आंसर आ गया हमारे पास 9 मिलियन। बात क्लियर। अच्छा, डिपार्टमेंट सी के लिए बताएं, ये जीरो का ख्याल रखना, 120 लिखने के बाद 60, मतलब 12 के बाद टोटल 7 जीरो है। शाबाश। तो इसके बजटेड ओवरहेड्स होंगे 7.5 मिलियन। ओके, कोई इशू यहां तक, चलें। ये थे बजटेड ओवरहेड। देखो भाई, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब फाइंड करने के लिए बजटेड ओवरहेड के साथ कंपैरिजन नहीं होता। एक्चुअल का कंपैरिजन किसके साथ, बजटेड के साथ नहीं होना, किसके साथ होना है, एब्जॉर्ब्ड वाले के साथ होना है। मेरी बात पिक की भाई, ये बजटेड है, ये बजटेड ओवरहेड यूज होंगे ओ ए आर को कैलकुलेट करने के लिए। ऑलराइट, ओ ए आर यूज होगा अप्लाइड या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को कैलकुलेट करने के लिए। जब वो आ जाएंगे तो उनका कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, तो पता चलेगा कि अंडर है या ओवर एब्जॉर्ब है। बात क्लियर, कोई इशू यहां तक। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें जरा, उसने कह दिया, अब ये जो डाटा गिवन था उसके मुताबिक हम लोगों ने जो कैलकुलेशन करनी थी वो हमने कर ली, एंड आई होप कि आपको समझ भी आ चुकी है। फिर उसने आपको एक्चुअल ओवरहेड्स के बारे में खुद ही बता दिया। कहते हैं डिपार्टमेंट ए का जो एक्चुअल ओवरहेड हुआ है वो कितना, जबकि हमारी एस्टिमेशन क्या थी, 5 मिलियन। फिर डिपार्टमेंट बी का, जबकि हमने क्या एस्टिमेट किया था। फिर डिपार्टमेंट सी का हमने क्या एस्टिमेट किया था, 7.5 मिलियन। ऑलराइट, लेकिन अब ये देखना है कि भाई अभी तक हम लोग चार्ज कितना कर चुके हैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितने हैं। तो उसके लिए उसने आपको बेसिस बता दी कि हमारे पास ओ ए आर डिपार्टमेंटल वाइज अगर हमने कैलकुलेट करना हो, वो सिंगल ओ ए आर की तरफ नहीं जा रहा, वो जा रहे हैं डिपार्टमेंटल ओ ए आर की तरफ। तो हर डिपार्टमेंट की अपनी बेस होगी। ओके, अब इधर उसने क्या कहा कि डिपार्टमेंट ए के लिए किसको बेस कंसीडर करना है, डिपार्टमेंट बी के लिए, डिपार्टमेंट सी के लिए परसेंटेज ऑफ। चलो पहले बात करते हैं डिपार्टमेंट ए की, बेस क्या है इसकी। तो अगर मैं डिपार्टमेंट ए के ओ ए आर की बात करूं, तो आप मुझे डिपार्टमेंट ए का ओ ए आर कैसे कैलकुलेट करके दोगे, कैसे आना चाहिए डिपार्टमेंट ए का ओ ए आर, कैसे आना चाहिए, बजटेड ओवरहेड 5 मिलियन डिवाइडेड बाय बेस किसको कंसिडर किया, मशीन आवर्स कौन से वाले, बजटेड वाले, कितने, 400,000। तो चलो अब जरा कैलकुलेट करके देखो, आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 12.5, एग्जैक्ट 12 नहीं है, 12.5 पर मशीन। और क्या आपको ये बात समझ आ गई। तो डिपार्टमेंट बी का जरा ओ ए आर कैलकुलेट करना। डिपार्टमेंट बी के लिए बेस किसको बनाया हम लोगों ने, लेबर आवर्स को। शाबाश, अब जरा कैलकुलेट करके बताना मुझे। ये मिलियंस और थाउजेंड्स और इस तरह से जरा ख्याल रखना वैल्यूज का। 18, एग्जैक्ट 18 पर
लेबर और ओके। और डिपार्टमेंट सी के लिए क्या था? प्राइम कॉस्ट की परसेंटेज। तो हम लोगों ने पहले ही ये जो बजटेड लिया है, ये भी तो प्राइम कॉस्ट की परसेंटेज ही थी। कितनी कितनी परसेंटेज थी? तो भाई ये 5% ही है, 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ओके। अदरवाइज अगर नहीं मेरी बात समझ आई, तो 7.5 बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट करेंगे ना, तो देखिए आपके पास टोटल प्राइम कॉस्ट कितनी बन रही है। जरा चेक करें आपके पास टोटल प्राइम कॉस्ट कितनी बन रही है। 150 मिलियन। 7.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 150 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 100। 120 प्लस 250,000 मल्टीप्लाइड बाय 120। तो ये बेसिकली टोटल प्राइम कॉस्ट है 150। उसमें से हमारी बजटेड ओवरहेड कितने हैं? 7.5। तो 7.5 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 100, कोई 5% अब बन गया। और यही क्वेश्चन में हमें गिवन था कि 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट डिपार्टमेंट सी का ओवरहेड होंगे। हाँ जी, नहीं समझ आई? 150 120 प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर 120 मिलियन प्लस, जब इसको सॉल्व करोगे ना लेबर की कॉस्ट, ये आ रही है 30 मिलियन। तो 120 प्लस 30 इज इक्वल टू 150। टोटल प्राइम कॉस्ट बनती है 150। जी ओके। कोई इशू? कोई इशू? अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितने आएंगे फॉर डिपार्टमेंट ए बी एंड सी? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड क्या होंगे फॉर डिपार्टमेंट ए बी एंड सी? यहां तक की बात क्लियर है? अच्छा, यहां तक बेसिकली अभी तक मैंने क्या किया कि जो डाटा गिवन था उसको यूज करते हुए सबसे पहले मैंने उसके बजटेड ओवरहेड फाइंड किए। बजटेड ओवरहेड को यूज करते हुए मैंने ओ ए आर कैलकुलेट कर दिया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस ओ ए आर को यूज करते हुए मुझे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की वैल्यूज बताएं फॉर डिपार्टमेंट ए बी एंड सी। अच्छा बेटा, अब हम लोगों ने देखना है हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितने होंगे। तो उसके लिए एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फार्मूला क्या होता है? ए ओ एच जो मैं लिख रहा हूं इससे मुराद है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड या अप्लाइड ओवरहेड। क्या फार्मूला होता है? ओ ए आर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल, बेस कर लो, एक्टिविटी लेवल कर दो, मतलब जो हर डिपार्टमेंट पे फिर डिपेंड करता है ना उसने बेस क्या कंसीडर की। अब आप खुद सोचो, अगर मैं डिपार्टमेंट ए की बात करूं, ओ ए आर कितना था? 12.5। क्या? तो बेटा इसको मल्टीप्लाइड हुई तो मशीन और करोगे। ओके। लेकिन कौन से वाले? एक्चुअल और ये रहे मल्टीप्लाइड बाय 12 तो डिपार्टमेंट ए के लिए मेरे पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ जाएंगे कितने? 340,000 मल्टीप्लाइड बाय 12.5, 4.250। जीरो लिखने की भी जरूरत नहीं है जब पॉइंट लगा। कोई इशू? बेटा ओ ए आर कैलकुलेट बजटेड से करेंगे। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के लिए ओ ए आर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल वैल्यू, एब्जॉर्ब्ड इसके मुताबिक करेंगे हम लोग, क्योंकि उस टाइम पर ये 340 का तो हमें पता ही नहीं था, तो इसीलिए एस्टिमेटेड बेस ली थी, 400 के मुताबिक कैलकुलेट किए थे, लेकिन एक्चुअल हुए कितने? 340। ओके। अच्छा, अब इसी तरह डिपार्टमेंट बी, ओवरहेड रेट क्या है? 18। क्या? तो इसको क्या मल्टीप्लाइड बाय मशीन आवर करूंगा? नहीं, फिर तो गलत हो जाएगा ये। अब क्या करना है? एक्चुअल, ये याद रखना है, ओ ए आर की कैलकुलेशन के लिए बजटेड डाटा, लेकिन एफ ओ एच की कैलकुलेशन के लिए एक्चुअल डाटा। क्या? ओ ए आर की कैलकुलेशन के लिए बजटेड डाटा, लेकिन एफ ओ एच की कैलकुलेशन के लिए एक्चुअल डाटा। क्लियर? अब मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे? 18।
तो वैल्यू देखें क्या आ जाएगी हमारे पास, ये डिपार्टमेंट बी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे डिपार्टमेंट बी आ जाएगा, और ये एब्जॉर्ब्ड 9.54। अच्छा, अब डिपार्टमेंट सी की बात करें, तो उसने तो सिंपली कहा कि भाई जो भी आपकी प्राइम कॉस्ट है ना उसका 5% ले लेना। तो बेटा यहाँ पे प्राइम कॉस्ट अब एक्चुअल वाली लेनी है। एक्चुअल प्राइम कॉस्ट कैसे आएगी? 120 million प्लस 240,000 मल्टीप्लाइड बाय 120, और इस सारे का 5%। ये एफ एच बन जाएंगे फॉर डिपार्टमेंट सी। ये कितने बन रहे हैं आप लोगों के पास? 4 4। ये थे एब्जॉर्ब्ड। अब एक्चुअल क्या है वो क्वेश्चन में बता दिए जी। एक्चुअल आ रहे हैं 5.35 एंड 8 एंड 45। ओके हो गई बात? ओके हो गई। अच्छा, अब यहां से अब पता चल सकता है कि अंडर एब्जॉर्ब है या, अच्छा अब ए बी सी तीनों के लिए हमने बताना है। देखो, अगर अंडर एब्जॉर्ब हो, कैलकुलेट कैसे करना है? अंडर या ओवर एब्जॉर्ब को कैलकुलेट कैसे करना है? एक्चुअल में से माइनस करना है एब्जॉर्ब्ड को। तो अगर रिजल्ट आ जाए पॉजिटिव तो रहेगा अंडर एब्जॉर्ब्ड, और अगर रिजल्ट आ जाए नेगेटिव तो आपने इस तरह से इसको लिखना। ओके, अब एब्जॉर्ब में से एक्चुअल को ना माइनस कर देना, एक्चुअल में से माइनस करो एब्जॉर्ब को, तो वैल्यू क्या आई? 1.1। ये हमारे पास आ गया अंडर एब्जॉर्ब। ऐसे सोचने की बात थी कि देखो एक्चुअल हुए हैं 5.35 के ओवरहेड, जबकि मैंने चार्ज कितने किए हुए हैं? तो मैंने कम नहीं चार्ज किए हुए, अंडर एब्जॉर्ब आ गए। क्लियर? एक्चुअल हुए 8.90 के, मैंने चार्ज किए, ओवर एब्जॉर्ब ना हो गए, कितनी अमाउंट से जी? 0.64। ऑलराइट, एक्चुअल 7.45, एब्जॉर्ब 7.44, मैंने कम चार्ज किया। अंडर एब्जॉर्ब कितने का? 0.01। ये था हमारा टॉपिक। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब जरा आप इसका सलूशन देखें। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले तो उसने आपको ये रेट फाइंड करके दे दिए। आई होप कि ये रेट अब आप बच्चों को समझ आ गई होंगे। मैंने भी सबसे पहला काम यही किया था कि मैंने रेट फाइंड किया था, ओ ए आर फाइंड किया था। उसके बाद उसने जाके ये देखें, बी पार्ट देखें, कैलकुलेशन ऑफ द टोटल एंड डिपार्टमेंटल एक्चुअल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो बेटा एक्चुअल जो मटेरियल यूज किया वो आ गया, एक्चुअल जो लेबर आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 120, एक्चुअल लेबर आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल कॉस्ट देखेंगे लेबर की, और वो ए बी सी के लिए ये आ गई। फिर जब उसने बात की थी कि भाई मुझे एक्चुअल कॉस्ट बताओ, तो ओवरहेड एब्जॉर्ब वाले नहीं लिखूंगा, एक्चुअल ओवरहेड लिखूंगा। और वो एक्चुअल ओवरहेड मुझे क्वेश्चन में गिवन थे, ये वाले 5.35, 8.90 एंड 7.45। ये जैसे ही जाके मैंने ऐड किए, ये मेरे पास टोटल कॉस्ट बन गई, हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट बन गई। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब अगर आपसे वो पूछ लेता है कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, तो क्या उसने आपको टोटल प्रोडक्शन बताई नहीं है? कितनी टोटल प्रोडक्शन बताई है उसने आपको? 3.57 मिलियन। तो हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को डिवाइडेड बाय 3.57 कर दो, तो पर यूनिट डिपार्टमेंटल कॉस्ट आ जाएगी। बात पिक की? पर यूनिट डिपार्टमेंटल कॉस्ट आ जाएगी। और अगर आप लोग टोटल एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना चाहो,
तो भाई आप इन तीनों कॉस्ट का सम करो, करो जरा सम, तीनों कॉस्ट का सम। जी 490.5, ये ऑल अमाउंट्स इन रुपीज मिलियन ले रहे हैं। हाँ जी, ऑल अमाउंट्स इन रुपीज मिलियन। तो इसको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन मिलियन 3.57, ये रहा 137.39। ओके, इस तरह से भी कर सकते हो। अदरवाइज हर डिपार्टमेंट कॉस्ट पर यूनिट को ऐड करो, तब भी सेम आंसर है। हाँ जी, ओके होगी बात, यहां तक कोई मसला और क्लियर है ना ये पॉइंट। अब यहां पर देखो, तो उसने आपको अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड बता दिया, और यही हमने कैलकुलेट किए हुए थे। हो गई ये एग्जांपल। अच्छा, इसी के साथ आप लोगों का वैसे तो ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास रहती है हमारी थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स। उनमें से एग्जांपल नंबर 1 तो बड़ी कुछ सिंपल सी एग्जांपल है, और ये आप 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह करें। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1 जल्दी से मुझे सॉल्व करके दें। क्वेश्चन देखते ही तो मुझे लगता था अच्छा ये हो रहा है, लेकिन पता नहीं चलता कि कहाँ से करना है, मतलब कैसे लेके करना है। सोल्यूशन कैसे बनाना है, ये इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज होती है कि भाई जब ओवरहेड का क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोगों ने ओवरहेड शीट बनानी है। ओवरहेड शीट के लिए सबसे पहले आपने वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, फिर उन सारी की एलोकेशन वगैरह, ये एक शीट जरूर बनानी है। फिर एंड पे जैसे ही आपको पर डिपार्टमेंट ओवरहेड्स का पता चल जाता है, फिर अगला स्टेप वहां से शुरू होता है कि फिर देखा जाता है कि मैंने इसको प्रोडक्ट वाइज लेके जाना है या इसको डिपार्टमेंटल वाइज ही रखना है। फिर बेसिस देखी जाती हैं, और अगर वो पर यूनिट की बात कर रहा है तो वो एंड पे जाके हम बता देंगे। ओके, तब सबसे पहला काम इधर भी यही है कि आपने ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन शीट बनानी है। करें, स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ जी, सॉल्व कर लिया आप सब बच्चों ने। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत सिंपल सी थी। असल में सिंपल सी इस वजह से थी कि आप लोगों ने अब अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है, तमाम मेथड्स वगैरह आप लोगों को आते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट में सिर्फ आप लोगों ने क्या बताना था, कंप्यूट था डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो जब आप लोगों ने डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करना हो, तो हर डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स आपके पास होने चाहिए। तो उसके लिए आपको जो डाटा प्रोवाइड किया गया है, उसमें अगर आप लोग देखें तो आपके पास 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, साथ में टोटल आ गई। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, इसको आप लोगों ने इग्नोर कर देना था। देखो आपसे ना ये प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं पूछी गई। अगर प्रोडक्ट कॉस्ट पूछी जाती ना, तो फिर आप लोग इन दोनों को शामिल करते। आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बताना है, तो सिर्फ ओवरहेड की हम बात करेंगे, तो इन दोनों को अब की अभी के लिए हम लोगों ने इग्नोर कर देना है। फिर आ गई इनडायरेक्ट लेबर, ये आप लोगों ने एज इट इज लेके जाना था, ऑलरेडी एलोकेटेड। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल, ये भी आप लोगों ने एज इट इज लेके जाना था, ऑलरेडी एलोकेटेड। हाँ, अब अगर हम लोग बात करें, जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो और ये टेबल गिवन हो, तो आपने भी सॉल्यूशन में ऐसा ही टेबल अपने पास बनाना है। अब जब इधर बात करेंगे ना, तो फैक्ट्री रेंट की बात आ गई 1340, पावर कॉस्ट की बात आ गई, डेप्रिसिएशन की बात आ गई, इन टोटल बताए तो लाजिम बात है इन्होंने यहाँ पर एलोकेट होना है। अब हमें ये देखना है कि इनके लिए बेसिस कौन सी बनाई जाए। तो उसके लिए देखें, रिलेटेड जो डाटा आपको प्रोवाइड किया, प्रोडक्शन यूनिट्स बता दिए, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट आपको बताए, मशीन आवर्स का पता चल गया आपको, किलोवाट आवर्स, फ्लोर एरिया, और फिर बेसिस ऑफ ओवरहेड एप्लीकेशन, मतलब वो जो आप लोगों ने एट द एंड ओवरहेड रेट फाइंड करना है, उसके लिए डिपार्टमेंट की बेसिस क्या रखनी है, उसके बारे में आपको बात बताई। अब अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें, तो भाई जो फैक्ट्री का रेंट है, इसके लिए इनमें से सबसे ज्यादा सूटेबल बेस कौन सी बन रही है, फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया के मुताबिक लेके चलेंगे, 5000, 4500 एंड 500।
अच्छा, यहाँ पर ना जब हम लोगों ने रेट अप्लाई करना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट्स इन थाउजेंड हैं, मिलियंस हैं, शॉर्ट करके बताई हैं, फुल करके बताई हैं, क्योंकि जो ऊपर उसकी राउंडिंग ऑफ है वही डिनोमिनेटर में है। उन्होंने आपस में एक दूसरे को खुद ब खुद कैंसिल कर देना है, तो इस चीज का इम्पैक्ट नहीं जाता। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, 5000 डिवाइडेड बाय, अब देखें ये टोटल आपके पास 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए हमारे पास रेंट कितना है 1340, तो मल्टीप्लाइड बाय 1340 जैसे ही आपने किया तो आपको आंसर मिल जाएगा 670। इसी तरह से नेक्स्ट वन इज 4000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1340, तो वैल्यू आपको मिलेगी 536। 500 के मुताबिक देखें, 1 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1340, और यहां पर भी बात क्लियर। अच्छा, जब आप गए पावर कॉस्ट, तो पावर कॉस्ट में अगर आप लोग देखें तो देखो किलो वॉट और ये सबसे ज्यादा सूटेबल बेस नजर आ रही है, तो इसके मुताबिक लेके चलेंगे। अब टोटल कितने हो गए हमारे पास 1600, 800 डिवाइडेड बाय 1600 मल्टीप्लाइड बाय 1515, द वैल्यू इज 758 जी। नेक्स्ट वन 1600 डिवाइडेड बाय 600 डिवाइडेड बाय 1600 मल्टीप्लाइड बाय 1515 568। अच्छा नेक्स्ट 50 के साथ 47 जी, तो मल्टीप्लाई 1515 50 डिवाइडेड बाय 1600 मल्टीप्लाइड बाय 1515 इज इक्वल टू 47 47, and the last one is 142। हाँ जी, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में आप लोगों को कंफ्यूजन आ रही थी कि हमें फ्लोर एरिया के मुताबिक चलना चाहिए। ओके, अब अगर यहां पर देखो मेंशन नहीं है डेप्रिसिएशन कौन सी है, प्लांट एंड मशीनरी की है, बिल्डिंग की है। बिल्डिंग के लिए लाजमी बात है कि हमें फ्लोर एरिया के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो फिर हमें मशीन और के मुताबिक चलना चाहिए। अच्छा, यहां पर अगर गौर करें तो भाई अगर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की होती तो हम उसका रेंट क्यों पे करते? जब रेंट पे कर रहे हैं तो बिल्डिंग तो अपनी ना हुई, और जब बिल्डिंग अपनी ना हुई तो उसको डेप्रिशिएट क्यों करें? तो फिर अगर ये फैक्ट्री है तो लाजिम बात है प्लांट एंड मशीनरी है। जब प्लांट एंड मशीनरी है तो इसके लिए जो सूटेबल बेस हमारे पास बनेगी वो मशीन आवर्स बन जाएंगे। अब टोटल मशीन आवर्स देखिए हमारे पास कितने आ रहे हैं 35,000। तो अब प्रोपोर्शनेट करेंगे अगर आप लोग 3500 को, तो वो आपके पास टोटल अमाउंट यहां पर क्या बनेगी 1925। नेक्स्ट 1225, नेक्स्ट 280, नेक्स्ट 70। अब जैसे ये एलोकेशन हो जाए, एलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट, ये आपके पास आ जाते हैं टोटल एफओएच फॉर ईच डिपार्टमेंट, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट। आपने कर लेना है इनका टोटल, लेकिन इनके टोटल में भाई यहां से टोटल शामिल है ये वाला, ये आपने एफओएच का टोटल करना है। तो यहां से देखें आपके पास टोटल वैल्यू क्या आ रही है फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1A 61, नेक्स्ट वन 40, नेक्स्ट 594, 350। अच्छा, अब ये दो सर्विस डिपार्टमेंट हैं, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेकर आना है। अब क्वेश्चन में क्योंकि मेंशन था कि आप लोगों ने इसके लिए जो मेथड अप्लाई करना है वो, तो आप लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पर नहीं जा सकते, उसने 1-2 नंबर डिडक्ट कर लेने हैं काम काम में। तो आपको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, हाँ अगर ये मेंशन ना होता तो हम लोगों के पास दोनों ऑप्शन थे, दोनों में से किसी के ऊपर भी जा सकते हैं। अब यहां पर अगर गौर करें तो हम लोगों ने ST1 को एलोकेट करना है इन परसेंटेजेस में और ST2 को एलोकेट करना है इन परसेंटेजेस में।
अब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है, तो दोनों में से किसी को भी पहले से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। ऑलराइट, अब जैसे अगर हम लोग बात करें SD1 की, तो इसको यहां पर देख लें हम लोग, देखें यहां तक बिल्कुल सही से पहुंच गए हम, ऐसे ही है ना। अब जब आएंगे इधर एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट, जब हम लोग करने लगेंगे, तो सबसे पहले देखो उसने SD1 को एलोकेट किया 594, बेसिस क्या थी 30, 65 एंड 5, इस परसेंटेज में कर लिया। फिर उसने जब सर्विस डिपार्टमेंट 2 की तरफ गया, SD2 की तरफ, ये 384 बन रहा था, मतलब ये टोटल 384, इसको एलोकेट किया 55, 35 एंड 10 की बेसिस में। फिर एक मर्तबा और किया तो ये 0 हो गए, और आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स मिल गए। क्या यहां तक पहुंच गए थे आप लोग? अब हमें चाहिए था डिपार्टमेंटल रेट, तो उसके लिए हमारे पास न्यूमरेटर बन चुका है। अब डिनोमिनेटर कैसे आएगा? तो वो क्वेश्चन में ही उन्होंने बता दिया था कि आपने जो बेस कंसीडर करनी है, इसके लिए क्या बेस कंसीडर करनी है, तो मशीन और डिपार्टमेंट ए के कितने हैं 19250, तो इसके ओवरहेड्स को डिवाइड कर दो 19250 के साथ, और ये याद रखो ये ओवरहेड इन रुपीज 1000 हैं। तो जब रेट में कन्वर्ट करने लगो तो इसमें 1000 करके डिवाइडेड बाय 19250, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आपके पास अगर आप इस तरह से सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास आंसर आएगा 0.34052। ओके, वो अमाउंट इन रुपीज 1000 बनेगी। ये बात क्लियर? जब रेट बताना होता तो रेट टोटल में बताना, इन 1000 या इन मिलियंस में ना बताना रेट। क्लियर? और इसी तरह से जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 की हमने बात की, उसके लिए क्या बेस बनाई गई, लेबर। तो लेबर और 38 नहीं लेने आपने, क्योंकि 38 ये और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी कितने यूनिट बना रहा है, तो टोटल इसको कितने और लगेंगे 38 मल्टीप्लाइड बाय 800, तो टोटल कितने और आ जाएंगे हमारे पास, ये आ गए, और ये इसका रेट बन गया। किसी को कोई इशू? अब क्वेश्चन इजी था, ये इजीली सॉल्व भी हो गए। आई होप कि अब आपको लग रहा है कि आप लोग ओवरहेड्स को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। अच्छा, अब आप लोगों ने ना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है होम असाइनमेंट के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 2 आज वाला ही हमारा सारा जो आज हम लोगों ने पढ़ा अंडर एंड ओवर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड, उसी के बारे में ही है। देखो पहली चीज तो है एलोकेशन ऑफ एक्चुअल ओवरहेड्स वगैरह, उसके बाद आ रही है अंडर एंड ओवर अप्लाइड ओवरहेड, इसकी कैलकुलेशन आप लोगों ने कर लेनी है। कोशिश कीजिएगा पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें, एंड पे जाके सोल्यूशन अगर देखना हो तो जरूर देख लीजिएगा। और साथ में एग्जाम्पल नंबर 3 आपने सॉल्व करनी है, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3, ये आप लोगों का होम असाइनमेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।